हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दी हुई लिंक पर जा सकते हैं। Before we dive into today's video, I know you all love eTutor. Well, who doesn't? It's a fantastic platform that makes learning easy and fun. But wait, there's more. Head to etutorguru.in to access even more resources. There you will find detailed notes, mind maps and NCERT solutions all at one place. ऐसी हर चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, पर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ये फिगर नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच की इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप को दिखा रहा है। इन्वायरमेंट में अवेलेबल चीज़ों के ट्रांसफॉर्मेशन में ये तीन चीज़ें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन साथ में काम करते हैं। ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचर से इंटरैक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए। क्या आपको भी लगता है कि रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, जैसा कि बहुत से लोगों को लगता है? पर ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है और जिसमें ह्यूमन बींग्स खुद भी रिसोर्सेज के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमंस नेचर में अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके उनको यूज़ करते हैं। इन रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है: ओरिजिन के बेसिस पर बायोटिक और एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट के बेसिस पर पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्स ये हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और इनके पास लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेस इन्वायरमेंट में ऐसी भी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग हैं, उन्हें एबायोटिक रिसोर्सेस कहा जाता है। एग्जाम्पल रॉक्स और मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसी रिसोर्सेज जिनको फिजिकल या केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस से रिप्लेनिश किया जा सके, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है: कंटिन्यूअस और फ्लो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनको बनने में एक बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है, जैसे कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इस टाइप की रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हैं। इन रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। कुछ रिसोर्सेज जैसे कि मेटल्स रिसाइक्लेबल होती हैं, जबकि फॉसिल फ्यूल्स जैसी रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ये ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स खुद ओन करते हैं, जैसे कि बहुत से फार्मर्स के पास अपनी खुद की ज़मीन होती है जो गवर्नमेंट उनको रेवेन्यू के पेमेंट पर अलॉट करती है। वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो लैंडलेस हैं। जैसे अर्बन लोग सिटी में रहते हैं, वो प्लॉट ऑफ हाउसेज और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को ओन करते हैं। प्लांटेशंस, पैस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स और कुएं के अंदर का पानी कुछ इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज ये ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो कि कम्युनिटी के हर व्यक्ति को एक्सेसिबल होती हैं, जैसे कि विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, पॉन्ड एक्सेट्रा। और सिटी में पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स वहाँ के सभी लोगों को एक्सेसिबल होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली तो सारी ही रिसोर्सेज नेशन को बिलोंग करती है और गवर्नमेंट अच्छे काम के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी आपसे ले सकती है।
आपने देखा होगा कि कई बार पर्सनल फील्ड्स को भी एक्वायर करके उस पे रोड्स, कैनाल्स और रेलवेज को बना दिया जाता है। गवर्नमेंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज को जमीन को एक्वायर करने के लिए एम्पावर करती है। सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर की सारी ज़मीन और कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर तक का ओशनिक एरिया, जिसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, वो पूरा नेशनल रिसोर्सेज में आता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी कंट्री की कोस्टलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स दूर होते हैं और वो ओपन सी को बिलोंग करते हैं। उन रिसोर्सेज को कोई भी कंट्री यूज़ नहीं कर सकती इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन के बिना। क्या आपको पता है इंडिया के पास ऐसी एक मैग्नीज की ओर को माइन करने की परमिशन है जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज जो कि एक रीजन में है पर उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में और पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पर अभी उनको ढंग से डेवलप नहीं किया जा रहा है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जिनका कि सर्वे कर लिया गया है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी यूज़ के लिए सही है, उन्हें डेवलप्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी के लेवल पर डिपेंड करता है। स्टॉक, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऐसे मटेरियल्स जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं पर ह्यूमंस के पास उनको यूज़ करने की एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन रिसोर्सेज को स्टॉक में काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर 2 गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना कंपाउंड है और हाइड्रोजन को एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा सकता है, पर अभी हमें वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है जिसको यूज करके हम उसे अपने पर्पस के लिए यूज कर सकें। रिजर्व्स स्टॉक के सबसेट होते हैं, मतलब एक पार्ट होते हैं जिनको कि करंट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से काम में लिया जा सकता है, पर उनका अभी तक यूज स्टार्ट नहीं किया गया है और इनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर अभी तक हाइड्रो पावर जनरेशन एक बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में करी जा रही है। तो इस हिसाब से डैम्स और फॉरेस्ट में जो पानी है उनको रिजर्व्स में कंसीडर किया जा सकता है। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ह्यूमन सर्वाइवल और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं और ह्यूमन ने उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया जा रहा है। रिसोर्सेज कुछ हाथों में इकट्ठा हो रही है, जिसके कारण सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, जो कि है हैव्स और हैव नॉट्स, यानी अमीर और गरीब। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस के लिए असेंशियल हो गया है। और अगर इसी प्रेजेंट ट्रेंड से कुछ लोग और कंट्रीज रिसोर्सेज को डिप्लीट करते रहे तो अपने इस छोटे से प्लेनेट का फ्यूचर बहुत खतरे में है और इसीलिए हर लाइफ फॉर्म के सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग असेंशियल है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सब पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यानी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए बिना होना चाहिए और आज हो रहे डेवलपमेंट से फ्यूचर जनरेशन्स को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, जून 1992 में 100 से भी ज़्यादा हेड्स रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। ये बैठक ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अर्जेंट नीड्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए बुलाई गई थी। असेंबली के लीडर्स ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया। रियो कन्वेंशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का समर्थन किया और 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 लॉन्च किया। एजेंडा 21
जो रियो में बैठक हुई थी जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट था, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी, जिसका कि एम था 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रीच करना और इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीज़ का ग्लोबल कोऑपरेशन से कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कॉम्बैट करना था। पर एजेंडा 21 का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एजेंडा 21 अपने हिसाब से बनाए। रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्सेज के जुडिशियस यूज़ के लिए वाइडली एक्सेप्टेड टर्म है और इसका इम्पोर्टेंस इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर रिसोर्स अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जो कि सर्टेन टाइप की रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट हैं, पर कुछ दूसरी रिसोर्सेज में डिफिशिएंट है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, और वहीं पर कुछ ऐसे रीजन भी है जहां पर वाइटल रिसोर्सेज तक की एक्यूट शॉर्टेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिनरल और कोल डिपॉजिट्स में बहुत रिच है। अरुणाचल प्रदेश के पास बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं। राजस्थान में भरपूर सोलर और विंड एनर्जी है, पर वाटर का रिसोर्स बहुत कम है। और इंडिया का कोल्ड डेजर्ट यानी कि लद्दाख बाकी पूरी कंट्री से रिलेटिवली आइसोलेटेड है। लद्दाख में बहुत हाई कल्चरल हेरिटेज है, पर वहाँ पर पानी की, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ वाइटल मिनरल्स तक की कमी है, और इसीलिए नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की नीड सामने आती है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट रिसोर्सेज की पूरी कंट्री के अलग अलग रीजन्स में आइडेंटिफिकेशन करना और इन्वेंट्री करना, जिसमें सर्वेइंग, मैपिंग और रिसोर्सेज का मेजरमेंट आता है। सेकेंड है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना जिसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो। थर्ड, और रिसोर्सेज को डेवलपमेंट प्लान्स को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना। इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च हुआ था, उसमें रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत से कॉन्क्रीट एफर्ट्स किए थे। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, पर बहुत कम रिसोर्सेज होने की वजह से टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में करस्पॉन्डिंग चेंजेस ना करना डेवलपमेंट को हिंडर करता है। हमारी कंट्री में ऐसे कई रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज में रिच हैं पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जिनका रिसोर्स बेस बहुत पुअर है पर फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। रिसोर्सेज डेवलपमेंट में जब भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस साथ हों। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज एक वाइटल रोल निभाती है, पर रिसोर्सेज के इर्रेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन से सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, और यही प्रॉब्लम्स ना हो उसी के लिए अलग अलग स्टेज पर रिसोर्स कंजर्वेशन नेसेसरी होता है। और पुराने लीडर्स और थिंकर्स को यही बात मेन कंसर्न की लगती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल गांधी जी रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए अपनी कंसर्न के लिए एक सटीक लाइन का यूज़ किया करते थे कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी मास प्रोडक्शन को प्रोडक्शन बाय मास से रिप्लेस करना चाहते थे। इंटरनेशनल लेवल पर क्लब ऑफ रोम ने सिस्टमेटिक तरीके से पहली बार 1968 में रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट किया था। बाद में 1974 में शुमाके ने उनकी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधीयन फिलॉसफी को एक बार फिर से प्रेजेंट किया था। रिसोर्स कंजर्वेशन के ग्लोबल लेवल पर कंजर्वेशन के लिए एक इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 ने दिया था। इसी रिपोर्ट ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सामने रखा और इसको एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्निक एडवोकेट किया गया, जो कि उसके बाद आवर कॉमन फ्यूचर नाम की एक बुक में भी छापा गया। रियो डी जेनेरियो की 1992 की अर्थ समिट में और बहुत सारे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किए गए थे। लैंड रिसोर्सेस।
हम ज़मीन पर रहते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसी ज़मीन पर करते हैं और हम इसी ज़मीन का अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं और इसीलिए ज़मीन सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ज़मीन नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। पर ज़मीन एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का एसेट है और इसीलिए ज़मीन का यूज़ अलग अलग पर्पसेस में यूज़ करने के लिए केयरफुली प्लानिंग करनी पड़ती है। इंडिया के अंदर अलग अलग वैरायटीज़ के लैंडफॉर्म हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन और आइलैंड्स। टोटल एरिया में से 43% एरिया प्लेन है, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए काम में लिया जाता है। लगभग 30% लैंडफॉर्म माउंटेन से बना है, जो कि कुछ रिवर्स के पेरेनियल फ्लो का कारण है और ये इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और टूरिज्म एक्टिविटी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बाकी का बचा 27% लैंड प्लेट्यू है और इनके पास मिनरल्स, कोल और फॉरेस्ट के रिच रिजर्व्स हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज को कुछ इन तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। पहला है फॉरेस्ट, सेकेंड है ऐसी ज़मीन जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसमें आते हैं बैरन और वेस्ट लैंड और ऐसी ज़मीन जिसको नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए रखा गया हो, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। थर्ड है फैलो लैंड को छोड़कर बाकी का अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे कि परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड और ऐसी ज़मीन जिस पर आलतू फालतू घास फूस उगी पड़ी रहती है, जिसको कि नेट सोन एरिया में नहीं गिना जाता। थर्ड है फसल लगाने जैसी बंजर ज़मीन, जिसको कि मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से यूज़ नहीं किया गया है। फोर्थ है फैलो लैंड्स, जिस पर हर साल फसल नहीं उगाई जाती। इसमें आते हैं करंट फैलो लैंड्स, जिसको एक या एक से ज़्यादा एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया हो। और दूसरी ऐसी ज़मीन है जो करंट फैलो लैंड के अलावा बची हुई है, जिस पर पिछले 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक कल्टिवेशन ना किया गया हो। अगला है नेट सोन एरिया, ऐसा एरिया जिस पर क्रॉप्स को उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। इस एरिया को नेट सोन एरिया कहते हैं। और ऐसा एरिया जिसको साल में 1 से ज़्यादा बार बोया जाता है, प्लस नेट सोन एरिया को मिलाकर टोटल ग्रास क्रॉप्ड एरिया बनता है। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज़ दोनों फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोलॉजी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एक्सेट्रा पर डिपेंड करता है और ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा पर डिपेंड करता है। इंडिया के अंडर में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। इंडिया का लैंड यूज़ एरिया सिर्फ 93% एरिया के लिए अवेलेबल है, क्योंकि असम को छोड़कर बाकी बहुत से नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स का लैंड यूज़ डाटा अभी तक पूरी तरह से कलेक्ट नहीं किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया जो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है, उसको भी सर्वे नहीं किया गया है। जो ज़मीन परमानेंट पैस्चर के अंदर थी वो भी कम हो गई है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स या तो बेकार क्वालिटी के हैं या तो उन पर क्रॉप्स उगाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए ही इस टाइप की ज़मीन को 2 से 3 साल में 1 से 2 बार ही यूज़ करते हैं और ये नेट सोन एरिया में काउंट होते हैं, जिसके बाद इंडिया का NSA टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 54% हो जाता है। नेट सोन एरिया का पैटर्न एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत अलग अलग होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% से ज़्यादा और वहीं पर 10% से कम अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में। इंडिया में फॉरेस्ट एरिया डिज़ायर्ड से बहुत कम है। डिज़ायर्ड परसेंटेज 33 होना चाहिए, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आउटलाइन किया गया है, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और उन लोगों के लाइवलीहुड को बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पर रहते हैं।
ज़मीन का बिना सोचे समझे लंबे समय तक यूज़ करते रहने पर और उसको कंजर्व और मैनेज करने के सही स्टेप्स न उठाने पर लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। हमने इस ज़मीन को हमारी पास्ट जनरेशन से भी शेयर किया है और हमारी फ्यूचर जनरेशन से भी करेंगे। हमारी ज़रूरत की 95% चीज़ें जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग हमें इसी ज़मीन से मिलती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे स्टेट्स में माइनिंग की वजह से सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ओवरग्रेजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है क्योंकि वाटर लॉगिंग से सॉइल की सैलिनिटी और अल्किनिटी बढ़ जाती है। कुछ मिनरल प्रोसेसिंग जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग, सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए कैल्साइट और सोप स्टोन की ग्राइंडिंग एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस कर देते हैं और जब ये डस्ट ज़मीन पर सेटल हो जाती है ये पानी के इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस को रिटार्ड करती है। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट्स वेस्ट के फॉर्म में लैंड और वाटर के पॉल्यूशन के लिए मेजर सोर्स बने हुए हैं। शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करने से, ओवरग्रेजिंग पर कंट्रोल करने से, कांटेदार झाड़ियां उगाकर सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना कुछ तरीके हैं एरिड एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के। सॉइल एज रिसोर्स। सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये प्लांट की ग्रोथ का मीडियम है और अर्थ के तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स का घर है। सॉइल एक लिविंग सिस्टम होती है। कुछ सेंटीमीटर डीप सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। रिलीफ रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अलग अलग तरह की लाइफ्स और टाइम सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एनवायरनमेंट के वेरियस फोर्सेस जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर का एक्शन, विंड और ग्लेशियर और डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी सॉइल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और सॉइल में होने वाले केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल में ऑर्गेनिक ह्यूमस भी होती है और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स के बेसिस पर जो कि है कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इंडिया की सॉइल को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया के अंदर तरह तरह के रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेट रिल्म्स हैं और वेजिटेशन टाइप्स हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। पहली है एलुवियल सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फैली हुई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल है। इनफैक्ट पूरा नदर्न प्लेन ही एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ये सॉइल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम से बनी हुई है जो कि है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सॉइल एक नैरो बेल्ट से राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स तक भी एक्सटेंड करती है। एल्यूवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है और ज़्यादातर पर्टिकुलरली महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में। एल्यूवियल सॉइल में अलग अलग प्रोपोर्शंस में सैंड, सिल्ट और क्ले मिली होती है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ यानी रिवर वैलीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ बढ़ता जाता है। रिवर वैलीज़ के अपर रीचेस में मतलब जहाँ स्लोप ब्रेक होता है वहाँ सॉइल मोटी यानी कोरस होती है। एज के अकॉर्डिंग एल्यूवियल सॉइल को ओल्ड एल्यूवियल यानी बंगार और न्यू एल्यूवियल यानी खडर में डिवाइड किया जा सकता है और बंगार सॉइल में खडर सॉइल की कंपैरिजन में ज़्यादा कंकर होते हैं और खदर के अंदर ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और यह बंगार से ज़्यादा फर्टाइल होती है। एल्यूवियल सॉइल को अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो वो बहुत फर्टाइल होती है। इनमें अच्छे प्रोपोर्शंस में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है जो कि आइडियल है शुगर केन, चावल, वीट और बाकी सीरियल और पल्सेस को ग्रो करने में। इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से इसके पाने जाने वाले रीजन्स को इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है और ये एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ये सॉइल सूखे एरियाज में ज़्यादा अल्कलाइन होती है पर प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन के बाद ये सॉइल प्रोडक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में ब्लैक सॉइल, ये सॉइल कलर में ब्लैक होती है और इसका नाम रीगर सॉइल भी है। ये सॉइल कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं।
ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक मटेरियल और क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस टाइप की सॉइल डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है, जिसको बसाल्ट रीजन कहते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में है, जो कि लावा के फ्लो होने की वजह से बना था। ये रीजन महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और गोदावरी और कृष्णा वैलीज के अलोंग साउथ ईस्ट में एक्सटेंड होता है। ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, जिसको कि क्लेई मटेरियल बोल सकते हैं, और ये इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए और सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम में रिच होने के लिए वेल नोन है। ये सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट्स कम होते हैं और गर्मी के टाइम इन सॉइल में डीप क्रैक आ जाते हैं, जिसकी वजह से एरिएशन में मदद हो जाती है। ये सॉइल जब भी गीली होती है तो इसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक इसको प्री मानसून पीरियड में या फर्स्ट शावर के टाइम तक टिल ना कर लिया गया हो। रेड एंड येलो सॉइल, इस टाइप की सॉइल क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक्स से लो रेनफॉल वाले रीजन्स में बनती है, डेक्कन प्लेट्यूज की ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में। रेड सॉइल कुछ पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट्स और वेस्टर्न घाट्स के पिडमॉन्ट जोन के अलोंग मिलती है। ये सॉइल क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आयरन के डिफ्यूजन की वजह से बनती है। ये सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो दिखती है। लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल लैटिन वर्ड लैटर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब ब्रिक यानी ईंट होता है। लैटराइट सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बनती है, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स में। ये सॉइल हैवी रेन की वजह से हुई इंटेंस लीचिंग की वजह से बनती है। लैटराइटिक सॉइल डीप से वेरी डीप होती है, नेचर में एसिडिक होती है, पीएच लेवल 6 से कम होता है और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डिफिशिएंट होती है। ये सॉइल सदर्न स्टेट्स, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में और नदर्न ईस्टर्न प्लेन्स में मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रेड लैटराइट सॉइल कैशू नट्स उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेड से ब्राउन कलर की होती है और जनरली टेक्सचर में सैंडी और नेचर में सलाइन होती है। कहीं कहीं पर सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि कॉमन सॉल्ट इसी सॉइल में से ऑब्टेन कर लिया जाता है। ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से सॉइल में कंकर फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट भी अंदर की तरफ बढ़ता जाता है और कंकर की लेयर फॉर्म होने की वजह से वाटर का इनफिल्ट्रेशन बहुत कम हो पाता है। बहुत ज़्यादा इरिगेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इस सॉइल को क्रॉप ग्रोथ के लिए यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल वेस्टर्न राजस्थान। फॉरेस्ट सॉइल, ऐसी सॉइल हिली और माउंटेनियस रीजन्स में मिलती है। सॉइल का टेक्सचर वो सॉइल कहाँ पर बनी है उसके आसपास के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। इन सॉइल का टेक्सचर लोमी और सिल्टी होता है। हिमालयाज़ के स्नो कवर्ड एरियाज़ में सॉइल में डेन्यूडेशन होता है और यहाँ की सॉइल एसिडिक होती है विथ लो ह्यूमस कंटेंट। जो सॉइल वैलीज़ के लोअर पार्ट्स में मिलती है, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस पर और एल्यूवियल फैंस पर, वो बहुत फर्टाइल होती है। सॉइल के बार बार डेन्यूडेशन होने पर और बह जाने की वजह से सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम राइज होती है। सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होते रहते हैं और जनरली इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है, पर बहुत बार ये बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से। और बाकी बची हुई कसर नेचुरल फोर्सेस पूरी कर देते हैं, जैसे कि विंड और ग्लेशियर, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। क्लेई सॉइल के बीच में से वाटर रास्ता बनाकर निकल जाता है, जिसकी वजह से डीप चैनल्स, जिनका नाम गुलीज है, उनका फॉर्मेशन होता है और अब ये लैंड कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाता है और इसका नाम बैड लैंड हो जाता है। चंबल बेसिन्स में ऐसे लैंड्स रेविन्स हैं। बहुत बार पानी एज अ शीट स्लोप से डाउनफॉल होते हैं। ऐसे केसेस में टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाती है और ऐसे इरोजन को शीट इरोजन कहते हैं और हवा से फ्लैट लैंड या स्लोपिंग लैंड पर होने वाले इरोजन को विंड इरोजन कहते हैं। कॉन्टोर लाइंस वाटर के फ्लो की स्पीड को डिसेलरेट करती है स्लोप्स से फ्लो होते टाइम।
स्लोप्स पर स्टेप्स को काटा जाता है जिससे टेरेसेस बन जाते हैं और टेरेस कल्टीवेशन इरोजन को रेस्ट्रिक्ट करता है। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में स्टेप फार्मिंग करी जाती है। लार्ज फील्ड्स को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रास की स्ट्रिप्स को क्रॉप्स के बीच में उगाने दिया जाता है जो कि विंड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इस टाइप की फार्मिंग को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। और ऐसे ही अगर छोटे प्लांट्स की बजाय बड़े ट्रीज़ को प्लांट कर दिया जाए तो उसे शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। और शेल्टर बेल्ट्स ने वेस्टर्न इंडिया में सैंड ड्यून्स और डेजर्ट्स को स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करी है। To access more videos related to your class and subjects, check out the playlist section. Also, feel free to show your support by liking and sharing the videos and subscribing to the channel.